ऑलराइट, इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कामकाज की शुरुआत करें। वर्क एनर्जी एंड पावर चल रहा है, लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में पावर तक का किया, तो अब एक ही टॉपिक बाकी है थियरी में, उसके कोलिजन्स, वो हम अगली बार करेंगे। पर आज पावर तक के जो न्यूमेरिकल्स बचे कुचे हैं, या जो न्यूमेरिकल्स मैं कराना चाहता हूं खास आपको, उसको लिया जा रहा है। सबसे पहले न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन 6.1 करा लूं। थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, पब्लिक ने मेरे को बोला समझ में नहीं आ रहा, तो लेट्स डू दैट। फोर्स दिया हुआ एफ बार 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। डी बार दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। दे हैव आस्क्ड यू फॉर द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, थीटा मांगा है। एंड द सेकंड थिंग इज दे हैव आस्क्ड यू फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ एफ बार ऑन डी बार। भाई थीटा काफी आसान है, वी नो, I'm sure you remember f bar dot d bar. The dot product idea is f d cos theta. So cos theta is f bar dot d bar over f into d. भाई f bar dot d bar, कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता था याद है? fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz ओवर रूट ऑफ fx square plus fy square plus fz square into root of dx square plus dy square plus dz square. I think सब कुछ यहां पे रख के आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, नॉट अ बिग इशू। यू वांट मी टू डू दैट? आई डू इट इमीडिएटली, एकदम फटाफट। तो fx कितना है 3, dx कितना है 5, fy कितना है 4, dy कितना है 4, fz कितना है -5, dz कितना है +3। सो -5 इंटू +3 होल ओवर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। भाई बता दूं, -5 का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, लोग माइनस कभी कभी लगा देते, मैंने देखा है। एंड 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 15 माइनस 15 तो गियो, तो 4 4 16 ओवर रूट ऑफ 25 प्लस 16 प्लस 9, दैट इज 50, एंड दिस ऑल्सो 50। सो दिस इज रूट 50 इज 50। सो आप 16 by 50 फाइंड करके इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हो, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट द सेकंड इज फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ बार ऑन डी बार। सपोज ये हमने देखा है पहले भी, यू नो, जब चैप्टर 4 का वो न्यूमेरिकल किया था। दिस इज एफ बार लेटर से, एंड ये एंगल है थीटा। What is the projection of f bar on d bar? Do you agree? इसका कंपोनेंट इस पे तगड़ा गड़ा गड़ा गड़ा, isn't this? Very well. So the projection of f bar on d bar is f cos theta. So they are asking you to find f cos theta. तो इसको देख करके हमको लगता है अच्छा f cos theta चाहिए। ओके, हमने कहीं f cos थीटा देखा था, वाह। सो पहले लिख देते हैं द प्रोजेक्शन ऑफ f बार ऑन d बार इज f cos थीटा, माय फर्स्ट आइडिया। नाउ f बार डॉट d बार इज f d cos थीटा। सो भाई मुझे f cos थीटा को आइसोलेट करना है। सो हाउ मच इज f cos थीटा? इजंट इट f बार डॉट d बार ओवर d? मैंने इधर से d नीचे उतार दिया, तो f cos थीटा अकेला बच गया। f cos थीटा इज f बार डॉट d बार ओवर d। एंड हाउ मच इज f बार डॉट d बार? ऊपर ही किया था बचपन में। एंड व्हाट इज d बोले तो? एंड रूट 50 मतलब करीबन 7, या फिर 5√2 आपको करना है तो आई डोंट माइंड, आपको जिस भी तरह आंसर लाना है। बट दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ f बार on d bar. Is this understandable? कोई शक? अगर पूछा होता फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ d bar on f bar, तो क्या फाइंड कर लेते आप? d cos theta। और वो भी इसी इक्वेशन से मिल जाता। d cos theta would have been f bar dot d bar by f. That is a different story, सेम होता बट इस तरह होता। ओके, सो ये हो गया इलस्ट्रेशन 6.1। shall we go forth? ओके, मैं करने जा रहा हूं illustration 6.5। Well, I'm sure those who have looked at this illustration 6.1,
दे कैन सी दैट टेक्स्ट बुक में कुछ अलग तरीके से ही किया है, और वो भी भले पूछा है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ एफ बार ऑन डी बार, पर फाइंड नहीं किया है उसको, कुछ अजब गजब ही करके छोड़ दिया है जिसमें आंसर भी नहीं आ रहा है, सिर्फ कॉस थीटा आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है। सो मैंने इसको, मेरे को पूछा था किसी ने कि सर ये इसका सही क्या है, तो मैंने इसको करने की कोशिश की है। एज इट इज आई एम डूइंग इलस्ट्रेशन 6.5, दैट इज ऑन पेज नंबर, लेट मी टेल या, पेज नंबर इज 119 पेज नंबर पे है, illustration 6.5. Okay. A woman pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. Okay. ये ट्रंक है और एक औरत धक्का मार रही है, औरत मतलब लेडीज मतलब वुमन, ओके, ये धक्का मार रही है। She applies a force of 100 न्यूटन, तो F is equal to 100 न्यूटन, ये औरत का फोर्स है, औरत में बहुत फोर्स है, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, सो 0 मीटर टू 10 मीटर, ये 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। देयर आफ्टर शी गेट्स टायर्ड एंड अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। ओके, सो 100 न्यूटन से लेकर 50 न्यूटन हो जाता है, 10 मीटर से लेकर 20 मीटर तक। 10 मीटर तक फोर्स कांस्टेंट है, एंड जैसे ही 10 से आगे बढ़ती है 20 तक, फोर्स धीरे धीरे घटता जाता है, 100 न्यूटन से 50 हो जाता है एट 20 मीटर। द टोटल डिस्टेंस टू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ओ फ्रिक्शन, भाई फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा श्रीमान? डू यू एग्री दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स? तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन, 0 से 20 मीटर तक, वो कांस्टेंट है। एंड कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। ओके, ग्राफ प्लॉट करना है, पर सबसे पहली बात, ये एक्सटर्नल फोर्स को मैंने नाम दिया है F, ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, फ्रिक्शन ऑपोजिट है। डू यू सी फ्रिक्शन इज, अगर ये फोर्स पॉजिटिव है तो फ्रिक्शन कौन सा होगा? नेगेटिव। ओके, सो लेट मी फर्स्ट प्लॉट द ग्राफ। ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, 0 मीटर पे, डिस्टेंस मीटर में, 0 मीटर पे फोर्स कितना है? 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन है। एंड 0 से 10 मीटर तक फोर्स 100 न्यूटन है। ओके, तो 0 से 10 मीटर तक फोर्स इज 10 न्यूटन, ये रहा तुम्हारा। फिर 10 मीटर से 20 मीटर तक, 10 मीटर से 20 मीटर तक 100 से 50 हो जाए, मतलब 10 मीटर पे 100 था और घटता गया, 20 मीटर पे कितना हो गया? 50। ओके, ये वुमन का एक्सटर्नल फोर्स है F। ओके, और फ्रिक्शन कितना है? 50, और फ्रिक्शन माइनस है करके मैं फ्रिक्शन को लाल कलर में बनाऊंगा, रैड। कितना है ये? -50, ये फ्रिक्शन है, और वो कांस्टेंट है 20 मीटर तक। बराबर, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हो तो मैं इसको नंबरिंग कर दूं। डू यू अंडरस्टैंड, डू यू रिमेंबर दैट द एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स यू द वर्क डन? डू यू रिमेंबर दैट? सो मैं फिर से लिख देता हूं, एरिया अंडर F वर्सेस X ग्राफ गिव्स वर्क डन। ओके, तो ये पूरा एक ट्राइंगल। अच्छा, नामकरण कर दिया उन्होंने? नामकरण किया? नामकरण हाँ किया है, तो मैं नामकरण कर देता हूं। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज वेरी F। अच्छा, F तो नीचे है, F तो F ही है और ये है I, एंड दिस इज G, and this is H. Okay, now first question, what is work done by woman's external force? जिस फोर्स से वो धक्का मार रही है, isn't the total work done the area under rectangle A B C D plus
area under trapezium DCEI. Is this correct? Yes, sir. So total work is area under ABCD plus area under DCEI. सर तो कैसे फाइंड करेंगे भाई? ये तो रेक्टेंगल है, उसका तो हो जाएगा, पर इसमें एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, तो लेट अस वर्क दिस आउट. बीच के पॉइंट का कुछ नाम है, कुछ नाम ही ना है. तुम चाहते हो मैं कोई नाम दूं? HIJ, जे आ गया तुमको बचाने के लिए. सो एरिया अंडर दिस इज ABCD प्लस एरिया ट्राइंगल CJE प्लस एरिया अंडर रेक्टेंगल DJEI. नाउ आई मेड इट वेरी इजी फॉर यू. इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 10 into 100 and area of the triangle is half. Base, how much is the base? 20 से लेकर 10 तक, isn't it 10? And how much is this height? 50 से 100 तक 50 plus इस रेक्टेंगल का एरिया this much is 10 and this much is 50. Okay, do you understand this? ये मैंने कैसे किया? एरिया ट्राइंगल रेक्टेंगल ABCD, ये ABCD लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 10 into 100 ये रहा. ये ब्लू कलर का ट्राइंगल CEJ, तो हाफ बेस, बेस कितना? इतना, विच इज 10 से लेकर 20 तक, विच इज 10 इंटू CJ इज हाउ मच? 50 से 100, 50. एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल DJEI, हाउ मच इज दिस? 10 एंड हाउ मच इज दिस? 50. फेयर इनफ. 1500 by 2 and this is, so let's call this work 1. So work 1 is 1750 joule. And can you see this is positive work because woman ने जिस direction में external force मारा है उसी direction में ये trunk गया है आगे. So work has been done by the force on the body. Secondly, what is the work done by frictional force? Spare a moment, एक मोमेंट निकाल के फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन देख लो एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देख लो. फ्रिक्शनल फोर्स इज दिस डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज दैट डायरेक्शन. डू यू अग्री वर्क डन विल बी नेगेटिव? वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स. एंड कैसे फाइंड करें? इजंट इट एरिया अंडर रेक्टेंगल AIHG? 1000. which is 20 into 50 minus 50 actually. So work 2 is minus 1000 joule, and I should write here negative sign as frictional force F and D are in opposite directions. Is this absolutely agreeable? कोई शक? तो अगर आपको टोटल वर्क फाइंड करने को बोले तो इट विल बी वर्क 1 प्लस वर्क 2 which is 1750 minus 1000 and that's how it goes. Agreeable? Shall we move on? Okay. I am looking at illustration 6.2. मैंने एक जमाने में आपको होमवर्क में दिया था और किसी ने मेरे को बोला सर वाट लग गई पता नहीं चला, तो मैंने सोचा एक बार कर लेते. तो ये मैं उड़ा रहा हूं. इलस्ट्रेशन 6.2 पे नजर डालें. आपके हाथ में टेक्स्ट बुक है, मेरे हाथ में डस्टर. ओके एंड सर उसमें रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है ना, वो समझ में नहीं आया. अच्छा, तेरे को अगर रेजिस्टिव फोर्स समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम कर, एक छोटा सा काम करेगी मेरा. ओके, पेन का ढक्कन ले, उसको ऐसे छोड़, बराबर. कैन यू सी इट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी? एब्सोल्युटली. कितने एक्सीलरेशन से गिरेगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा है. टाइम मेजर कर, कितने टाइम में एक पॉइंट से नीचे तक जाता है. फिर अब
नीचे बैठ, इस ढक्कन को छोड़ और फूंक मार। तू देखेगी अगर ढक्कन थोड़ा सा हल्का होगा ना तो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हैव यू नोटिस्ड? Yes, sir. क्योंकि तू नीचे से जब ऊपर फूंक मारेगी तो इजंट योर फूंक वाला फोर्स अपोजिंग द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स? हाँ, sir. अच्छा, उसको resist. बिल्कुल, एयर अपोज करेगा, मतलब फूंक वाला फोर्स अपोज करेगा। तो ऐसे अपोज करने वाले फोर्स को हम कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स। वेल, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर तू ये पेन छोड़े, ये पेन, और यहां से एक फेदर छोड़े, कबूतर का फेदर, टेक्निकली तो दोनों सेम टाइम में नीचे पहुंचने चाहिए ना, क्योंकि ग्रेविटी सेम एक्ट करती है। बट डू यू अग्री, ये वाला पेन जल्दी पहुंचेगा, फेदर हु 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 करता हुआ आएगा। Yes, sir. क्यों ऐसा होगा? Air resisted with it. Because air will oppose the motion of the feather more markedly then it will oppose the motion of the pen. पेन हैवी है तो फटाक से गिर जाएगी, एयर उसको इतना अपोज नहीं कर पाएगा। जबकि फेदर क्या है, थोड़ा सा लाइट है और उसमें हवा जाने के पोर्स है, तो हु ऐसा ऐसा करके आएगा। सो वो फोर्स जो अपोज करता है इस फेदर का मोशन जो दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिव फोर्स। जो डाउनवर्ड मोशन को अपोज करे उसे कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स। ओके, ऑलराइट। तो इस आइडिया को लेकर के कौन सा नंबर है? 6.2। क्या कहता है 6.2? दिखाई नहीं दे रहा है, कहां है तू? ये रहा। ओके, it is well known that a raindrop falls under the influence of a downward gravitational force and the opposing resistive force. The latter, मतलब resistive force, is known to be proportional to the speed of the drop but is otherwise undetermined. Consider a drop of mass 1 gram, मतलब 1 into 10 raised to minus 3 kg, which is falling from a height of 1 kilometer, which is 1000 meter, and it hits the ground with a speed of 50 meter per second. ये नॉर्मल में है। What is the work done by gravitational force? पहला क्वेश्चन। And what is the work done by the unknown resistive force? Work done by resistive force. Okay, पॉइंट को आना। सबसे पहले ये ब्लू कलर की हालत खराब हो चुकी तो इसको साइड में लगा देंगे, नया ब्लू। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सपोज ये तुम्हारा रेन ड्रॉप है, पॉइंट ए से चला। अच्छा, जब वो फ्रीली फॉल होने लगा तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0। और जब वो सॉरी 0 हो गया। अच्छा, ऐसे आ रहे हो। और ये कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड जब वो ग्राउंड पे आया तब। ये इतनी हाइट एच है 1000 मीटर। अच्छा, सबसे पहले फ्रॉम ए टू बी, व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? फ्रॉम ए टू बी, change in kinetic energy is delta K, isn't it? KF minus KI, final kinetic minus initial kinetic, which is half mv square. ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m 0 स्क्वायर। इनिशियल स्पीड कितनी है? अच्छा, यहां पे मत लगाओ सर, ओके, बाद में लगा दूंगा। ओके, मेरे पास सब कुछ है, माल पूरा है। मास 10⁻⁻3, वेलोसिटी 50, 0 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर इज 2500, 2500 इंटू 10⁻³ is 2.5, and 2.5 by 2, isn't it 1.25 joule? Yes, sir. 1.25. Okay. Now, do you remember the work energy theorem? The change in kinetic energy is equal to total work done. तो अब total work done में
सबसे पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ होता है? तो और कितना होता है? अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज। सर्वप्रथम तो मैं सवाल एक ही पूछना चाहूंगा, ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कौन बताएगा? कोई बोलेगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं। मैं पूछेंगे और फिर पता चलेगा। हु इज गोइंग टू टेल मी? नो, यू मे नॉट। लेट मी फाइंड आउट, लेट मी फाइंड समवन। ये द्रुमिल गढ़वी 2 बार क्यों है? दैट्स इट। Yeah, my man Preet, technical guru. You there? Preet? Suddenly people, Yes, sir. Acha, you are there. Nice to know, nice to know. Bhai, what I wanted to find out was, कि is the work done by, what will be the work done by gravitational force? मुझे सिर्फ साइन चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative, sir. Wow, that's lovely. How did you reach that conclusion, sir? Sir, gravitational force नीचे की तरफ है. Absolutely, sir. And ये ड्रॉप कहां से कहां जा रहा है? गुरुजी, Yes, sir. ये ड्रॉप कहां से कहां जा रहा है? ए से बी जा रहा है या बी से ए? ये बारिश की बूंद है ना? बारिश की बूंद कहां से कहां चली? ए से बी चली या बी से ए चली? वाओ, मतलब ए से बी चली, मतलब मोशन किस तरफ? क्या इस तरफ है मोशन? आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओसन में और रेन ड्रॉप के मोशन में। तो मैंने दोनों चीजें यहां बनाई है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की ओर, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका मोशन भी नीचे की ओर। तो अब मैं जवाब जानना चाहूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे है और मोशन भी ग्रेविटेशनल फोर्स की ही दिशा में है, तो क्या नेगेटिव सही है या मस्ती का दही है? मिलियन डॉलर क्वेश्चन कहते हैं इसको इंग्लिश में, मिलियन डॉलर क्वेश्चन। अगर मैं किसी चीज को धक्का मार रहा हूं और मैं धक्का मारा और उसी दिशा में, जिस तरफ धक्का मार रहा हूं उसी दिशा में वो आगे बढ़ गया, तो मैंने जो वर्क किया है, इज इट गोना बी पॉजिटिव और इज इट गोना बी नेगेटिव? बड़ी सॉरी, Positive. दो लोग जवाब दे रहे हैं मुझे। दो लोग क्यों जवाब दे रहे हैं? सिर्फ टेक्निकल गुरुजी की जरूरत है मुझे, बाकी कोई गुरुजी नहीं चाहिए। Positive, sir. ओके, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स हो और उसी डायरेक्शन में मोशन हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है ना? Yes, sir. तो फिर अब आप इसको देख करके क्या कंक्लूजन पे पहुंचे? क्या पता चल रहा है आपको कि कुछ गड़बड़ है या कुछ लोचा है? क्या है? प्रीत बाबू, वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का? फाइनल क्वेश्चन। Positive. बधाई बधाई, अरे बरसात हो गई बेटा, पॉजिटिव की तो बरसात है। बिल्कुल, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो पॉजिटिव है। खुशियां मनाओ, खुशियां, और इसको देख लो और आगे बढ़ जाओ देने। तो हमारे मित्र प्रीत बाबू ने बताया वर्क पॉजिटिव होगा, तो उनका फंडा लेते हुए ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है श्रीमान? मैं भूल गया। mg? 9.8. ओ चचा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 होता है ना? तेजी में मत चलो, धीरे चलना, लफड़े से जरा संभलना। मास कितना? 10⁻³ जी कितना लेने का? 10 ले लूं? ले लो सर, आज तो ले ही लो।
एंड हाइट कितनी है 1000। 10⁻³ और माइनस भी कट हो जाएगा। वाह वाह बेटा वाह, आज तो जान ही निकाल दी तूने। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10 जूल। मेरा पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। आप देख रहे हो दोनों अलग अलग है, मतलब कुछ गड़बड़ है। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज टोटल वर्क डन। तो इसका मतलब अकेला ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकता, कोई और भी है, तो उस फोर्स को नाम देते हैं रेजिस्टिव फोर्स। तो दिस इज वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। मेरे को पता नहीं था कौन है, इसलिए मैं वर्क के बाजू में रेजिस्टिव फोर्स लगा दिया। अब मैं वैल्यूज लगाऊंगा डेल्टा के की, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की, तब मुझे पता चलेगा ये रेजिस्टिव फोर्स का वर्क कितना है, जो मुझे सेकंड क्वेश्चन पूछा है। और शिट, मैंने यही काट डाला। जो आ बनने इक्वल होत तो बीजा कोई फोर्स नहीं जरूरत ना होत ने, बीजा कोई वर्क नहीं जरूरत ना होत। दिस वुड हैव बीन डेल्टा के इज इक्वल टू WG फिनिश्ड। बट आई सॉ दिस इज 1.25 जूल, दिस इज 10 जूल। आर दे बोथ इक्वल? नो। दैट मीन्स सम अदर टर्म इज देयर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कोई अलग टर्म नहीं हो सकता, ये तो स्टैंडर्ड ही है डेल्टा के। इसका मतलब कोई और टर्म कहां हो सकती है? टोटल वर्क में कोई और टर्म हो सकती है। इस वर्क की टर्म को मैंने रेजिस्टिव टर्म लगाया है, बराबर, क्योंकि इस साइड तो कुछ नहीं हो सकता था, इस साइड तो कुछ नहीं हो सकता था, जो भी हो सकता था इसी साइड हो सकता था। ओके, तो मैंने इसको W रिस्टोरिंग नाम दिया, रेजिस्टिव, सॉरी। सो हाउ मच इज डेल्टा के जेंटलमैन? 1.25 एंड दिस इज 10 प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। भाई 1.25 minus 10 and can you see this work done is negative? what would it indicate कि ये जो रेजिस्टिव फोर्स है वो किस दिशा में लग रहा होगा? ऑपोजिट टू मोशन, मतलब किस तरफ? डू यू अग्री? सो मोशन इस तरफ हो रहा है और ये रेजिस्टिव फोर्स को लाल में लगाते हैं। इसने लाल कर दी थी अपनी। तो ये जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, रेजिस्टिव फोर्स की दिशा ऊपर की तरफ है। तो यहां मैं भूल गया लिखना V0 सो हाँ जी, सर कभी रेजिस्टिव फोर्स मोशन में एक साथ थोड़ी हो सकता तो उसको रेजिस्टिव क्यों बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। रेजिस्टिव मोशन, रेजिस्टिव फोर्स जो है वो मोशन को अपोज करने वाला फोर्स है। अपोज मतलब रेजिस्ट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल तूने गोली मारी लकड़े के ब्लॉक में, तो जो लकड़े का मटेरियल है वो गोली को अपोज करेगा या आने देगा? आजा बेटा, अपोज करेगा ना। तो लकड़ा विल प्रोवाइड रेजिस्टिव फोर्स टू द बुलेट, तभी तो बुलेट की स्पीड कम होती जाती है ना, और एक पॉइंट पे जाके वो अटक जाती है क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स अपोज कर रहा है उसके मोशन को। तो रेजिस्ट का मतलब है अपोज करना। सो नेगेटिव साइन मीन्स दैट रेजिस्टिव फोर्स acts opposite to the direction of motion। बरोबर है। हमने आई थिंक ये पिछले न्यूमेरिकल में भी वर्क डन नेगेटिव आया था एक बार, तो हमने देखा था कि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट अपोज हो रहे तभी वर्क नेगेटिव होगा, उसके अलावा नहीं होगा। सो इज दिस आइडिया क्लियर? इज दिस गुड? यस सर, नाउ क्लियर। कोई शक नहीं? सर डेल्टा के जो था आपने टोटल वर्क डन लिखा है। यस जितने भी सारे फोर्सेस हैं उनके द्वारा किया गया टोटल वर्क। अगर तेरा ये WG और डेल्टा के की वैल्यू सेम आ जाती तो मैं लिखता डेल्टा के इज WG, गो होम, मैटर इज क्लोज्ड, दुकान बंद, माल बिक गया।
पर क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग आया तो मेरे माइंड में घंटी बज गई कि कुछ तो गड़बड़ है दया। और दरवाजा तोड़ने के लिए मैंने नहीं बोला उसको, मैंने सोचा डेल्टा के तो कांस्टेंट है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसका मतलब ये टोटल वर्क डन में ही कुछ होगा, एक और टर्म होगी कहीं ना कहीं जो WG के साथ जुड़ के मुझे पता चलेगा कौन सी वैल्यू है इस टर्म की। फेयर इनफ? यस सर। ओके नेटवर्क डन और टोटल वर्क डन। भाई, नेटवर्क डन और टोटल वर्क डन इक्वली होता है ना, सेम ही तो बात है। यस सर, मेरे को वही लगा सर। बराबर। ओके, मैं अब करने जा रहा हूं, कौन सा नंबर, कौन सा बोला था मैंने आपको, न्यूमेरिकल नंबर 9। आर यू रेडी? मैं इसको उड़ा दूं? इजाजत है? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। भाई ये सारे सम आप घर पे जाके करना, और मैंने असाइनमेंट भी बनाया आपके लिए, ऐसे टाइप के सम का उठा के बनाया ताकि आपको अंदाजा आए कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, जिंदगी में क्या जरूरी है और कौन कहां क्या कर रहा है। ओके, नंबर कौन सा है बाबूजी? 6.9। ओके, क्या कहता है नंबर? सबसे पहले तो वही पूछा, क्या कहता है तू? बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब V0 इज 0। It undergoes one-dimensional motion with constant acceleration. Okay, constant acceleration. The power delivered by it in time t is, power find करना है, proportional to root t है, proportional to t है, proportional to t raised to 2 है, या proportional to t square है। Okay sir। भाई जब भी तुमसे कोई कहे बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, किसकी याद आती है, सच बताना। V0 is equal to 0। ये भी है ना, एकदम अनरोमांटिक बंदा है। बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो V0 तो 0 ही है, पर कौन सा इक्वेशन यूज करने की इच्छा प्रबल होती है? V इज V0 प्लस 80। यस सर। ये भी है ना, एकदम कमाल है। V है, हमारे पास हमेशा है होता है। V इज V0 प्लस 80। V0 तो 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 80। अच्छा भाई, तुमको पता है ऑल्सो कांस्टेंट फोर्स है, तो फोर्स मां होती है, जानते हो आप? यस सर। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? F/F। वाह वाह वाह। ऑल्सो द पावर डिलीवर्ड, आई एम श्योर यू रिमेंबर, पावर वॉज फोर्स इंटू वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज वॉट? 80। So please don't tell me a power is fat. Power is not fat. It just looks fat. It's healthy. A कितना है? F/m. Into T. So what do you get, sir? फोर्स भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो सीधा नजर आ रहा है P प्रोपोर्शनल टू T, है ना T ऑप्शन? यस। As F is constant, as F and M are constant, so P proportional to T। चेक, क्या सही आंसर है ये? शाबाश। ऑप्शन केड़ा? द्वितीय। मस्त छोटा सा न्यूमेरिकल था, कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोला, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट ही है ब्लडी, तो फोर्स मां होती है तो एक्सीलरेशन इज F/m। यहां पे लगा डाला, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, लगा डाला, एंड फाइनली ये सब लगा डालने के बाद हमारी लाइफ हो जाती है जिंगा लाला। सो पावर इज F²/m, बट F भी कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट, तो बचा क्या? पावर प्रोपोर्शनल टू T। इज दिस ओके? शैल आई टेक इट ऑफ? हाँ, यस। सर कांस्टेंट टर्म के समझ लेते कि कांस्टेंट ही होगा। भाई इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे को बताया गया है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब एक्सीलरेशन इज F/m, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो बट ऑफ कोर्स फोर्स कांस्टेंट ही होगा ना बेटा। सर वन डायमेंशन में इसलिए नहीं ले सकते कांस्टेंट। भाई वन डायमेंशनल में है तो कांस्टेंट हो, ऐसा ये दोनों का क्या रिश्ता है?
वन डायमेंशन में भी फोर्स चेंज हो ही सकता है ना, पहले थोड़ा मारा फिर थोड़ा मारा, कुछ भी कर सकता हूं। तो वन डायमेंशन में होने से कांस्टेंट सी के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट उन्होंने मुझसे कहा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट, और मास तो कांस्टेंट होता ही है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसलिए एफ कांस्टेंट है। ये सर समझ तीन लोग हैं, एक खून हुआ है, ये खूनी नहीं है, ये खूनी नहीं है, तो कौन खूनी है? ये खूनी है ना। सिंपल, या तो खुदकुशी हुई है, बराबर, या तो खुदकुशी हुई है। ओके, तो इसको उड़ा देते हैं। आजकल बहुत खुदकुशी का चल रहा है, किसने खुदकुशी की या मर्डर हो गया, क्या चल रहा है मालूम नहीं। और लोग इंडिया लगा हुआ है, सबके पास अपना अपना ओपिनियन है, इसने ये किया है, इसने वो किया है, किसी ने कुछ किया है, सब एंजॉय कर रहे हैं और टीवी पे प्राइम टाइम बढ़ रहा है। ओके, कौन सा नंबर था? 10 नंबर। 10 बहाने करके ले गई दिल। ओके, a body is moving unidirectionally, very good, I love it, moving unidirectionally under the influence of a source of constant power. Okay, the displacement in time is proportional to a versus with respect to time चाहिए। ओके जी, हाय ओके भाई, हम यहां अज्यूम कर रहे हैं से लेट v0 is 0, क्योंकि v0 कुछ और अज्यूम करके मतलब नहीं है ना, तो v is v0 plus 80, तो v कितना हो गया? 80। अच्छा, पावर is p is f into v, तो फोर्स को मा लिख दूं, एंड एक्सीलरेशन इज व्हाट? v by t। ओके, mv स्क्वायर बाय क्या बात है चचा, है कहाँ एम स्क्वायर का चचा कर रहे हो? मुझे वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन इज v by t कर दिया मैंने, ठीक है। वही सर, मेरे को वहां पे डाउट था कि आपने e की जगह v by t लिखा जी, अरे a इज v by t ना, तो a की जगह v by t लिखा है मैंने, इस v को यहीं रहने दिया। ओके सर, हमको v फाइंड करने का। अरे नहीं, हमको कुछ और फाइंड करने का, पर पहले v तो कर लें, तो एम वी स्क्वायर बाई टी। अच्छा, तो हाउ मच इज v स्क्वायर? पी टी बाई एम, बरोबर है। तो वेलोसिटी इज रूट ऑफ, पर मुझे वेलोसिटी मिलके क्या फायदा? v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज 2ax कर दूंगा। ओके, ये कर सकता हूं मैं, कुछ और ऑप्शन है? नहीं, यही सही है। सर एक्सेलरेशन फाइंड कर ले पहले तो। पर इससे फायदा क्या होगा? फायदा ढूंढो। बस ज्यादा मत ढूंढना। v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज 2ax, तो v स्क्वायर ये रहा पी टी बाई एम। आओ लगाओ साले को, अरे लगाओ। v0 तो 0 है, 2, और एक्सीलरेशन की जगह क्या है? v बाई टी, और मेरे पास v का इक्वेशन है, ये रहा, तो 2 बाई टी इंटू रूट ऑफ पी टी बाई एम द होल इंटू एक्स। ये टी कहां गया? ये रहा। हाँ सर काटो, हाँ काटेंगे, पर पहले जो जो कटता है उसको काट दो। ये पी टी बाई एम, ये रूट पी टी बाई एम, तो डू यू अग्री यहां पे रूट पी टी बाई एम बचेगा, बराबर। एक्चुअली मैं v को भी काट सकता था, बराबर। मुझे x चाहिए शाम और सुबह, तू चाहिए टी ले ले इधर, पी टी बाई एम, एंड कहा गया वो 2 कहा गया? ये रहा। वाह भाई, अगर ध्यान से देखा जाए इस इक्वेशन में क्या क्या है? पावर जो क्या है? कांस्टेंट। मास जो क्या है? कांस्टेंट। तो इन सबको 2 क्या है? कांस्टेंट। सो एज, मैं लिख देता हूं पहले, एज P एंड M आर कांस्टेंट। सर आपको कैसे पता चला? भाई लिखा इंग्लिश में कांस्टेंट पावर। सो
x प्रोपोर्शनल टू, एक ठो t है और एक ठो t का रूट है, मतलब t रेज टू हाफ। भाई ये 1 प्लस हाफ कितना हो जाता है? 3/2। क्या बात है, एकदम तेज कैलकुलेट करता है तू, पांचवी पास से बिल्कुल तेज है तू। 1 plus half is 3/2, so x proportional to t raised to 3/2। कोई ऑप्शन चेक कर भी रहा है? Yes, sir. वेरी गुड, थर्ड हो या सेकंड कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहते तो तुम यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2v/t इंटू एक्स, तो वी कट कर सकते थे। मेरे को एंड में यहाँ पे आगे तब ध्यान आया, मैंने तब तक कर दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल गुड। बराबर, करते जाओ सही में, वो अच्छा होता है। ओके, इज दिस अग्रीएबल? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मैं करने जा रहा हूं, मैंने 11 और 12 तो किया हुआ है, राइट। मैं करने जा रहा हूं 13, नाम है 13। लोगों को दिखा सर बड़ा है सर, अरे बड़ा है तो क्या है, हम भी तो बड़े हैं, हमने अच्छे अच्छों को बड़े बड़ों को मारा है, टेंशन नहीं लेने का, क्या है, कुछ नहीं है। 13, नाम है 13। आज मेरा मूड अच्छा है। फ्री में भाषण सुना है ना आप लोगों को, है ना? अभी पब्लिक बोले सर तो भाषण सुनाते रहते हैं, तो काम कुछ है नहीं, काम कुछ है नहीं। हाँ वो तो देखेंगे ना हम कितना यूज करते हो, हमारी बातों को कितना सीरियसली लेते हो और कितना आगे बढ़ते हो, तो देखेंगे। ओके चलो भाई, आई एम रेडी। द क्वेश्चन इज, आर यू? यस सर। यस सर। अबे यस सर बोलने से रेडी नहीं हुआ जाता, एक्शन चाहिए, फुल एक्शन। आर यू रेडी फॉर एक्शन? ओके, रेन ड्रॉप का रेडियस, रेन इज फॉलिंग छमा छम छम 2 मिलीमीटर रेडियस है उसका, 500 मीटर से गिरा रहा है। अरे बाप रे, अभी रेन वाला किया हमने थोड़ी देर पहले, उसको याद करना। इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ एयर until at half the original height it attains its maximum speed and moves with uniform speed. Very good. What is the work done by gravitational force? Work done by gravitational force. जहां कुछ अच्छा लगे ना वहां लिख देने का। In the first and second half. In first half and second half. मैं डायग्राम बनाता हूं, डोंट वरी। What is the work done by resistive force in the entire journey? और फाइनल स्पीड कितनी बोलता है? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, वर्क डन बाय रेजिस्टिव। ओके रेडी, ऑलराइट, बाकी सब बढ़िया बढ़िया सर। अब डायग्राम की जगह, डायग्राम ये ए है और ये फाइनल पॉइंट है सी। ये पूरा 500 मीटर है टोटल, और इसको उन्होंने 2 हाफ में भाग किया है। ये यहां से ए से लेकर बी, ये 250 है, और बी से लेकर सी भी 250 है। ओके भाई, यहां ये रेन ड्रॉप गिरना शुरू हुआ था। व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड जेंटलमैन? वाओ, एंड ये सी पे आया, टचिंग हुआ धरती पे। फाइनल स्पीड कितनी है? आपने नोटिस किया मैंने कुछ भी करना शुरू नहीं किया, मैं सिर्फ समझ रहा हूं पहले कि क्या से क्या हो गया। ये रेन ड्रॉप कहां से शुरू हुआ, कहां पहुंचा, उसके बाद फाइनल कहां पहुंचा, बस मैं वही देख रहा हूं। मैं अभी तक कुछ भी शुरू नहीं कर रहा हूं। ओके रिलैक्स। तो ये हो रहा है, ये फर्स्ट हाफ, ये सेकेंड हाफ। ओके चलो शुरू करते हैं। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mg। mg जी तो है हमारे पास, मास नहीं है। अच्छा, मास ऑफ द रेन ड्रॉप। आई एम श्योर यू नो मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हैव यू हर्ड अबाउट दिस इक्वेशन? मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। तो रो इंटू वी, एंड जो ड्रॉप होता है ना, इट इज स्फेरिकल इन शेप। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब।
क्या मेरे पास रेडियस है ना? अच्छा, डू यू नो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब? अगर आपको याद नहीं है तो कहीं लिख देने में जरा भी शर्म अनुभव मत करो। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो आओ राजा, टू यम यम, वाओ यम्मी। चल बेटा, 4 इंटू 3.14 12.56 बाई 3 एंड 2 2 4 क्यूब है। 4/3 देखा, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, पर ध्यान हो तो सब दिखाई देता है बरोबर। 2 to the 4 4 to the 8 इंटू 10⁻⁹ 3 3s are 9। हाउ मच इज 3 - 9? अच्छा मत बताओ, चलो। ओह माय गॉड, टू मच। एंड समबडी डू दिस फॉर मी। 12.56 इंटू 8 इज 100/3, करीबन 33 34। पता नहीं क्या बोल रहा है कोई। 33 34 मतलब 33.5 रखूं? सो मास मिल गया है मुझे, मास। वन मैन आर्मी। नागार्जुन है ना उसमें, वन मैन आर्मी में? सोनी सेट मैक्स पे हफ्ते में 3 बार आती है वन मैन आर्मी। मास को मत जगाओ, बांधा नहीं, बाद में देख लेना। तो मास मिल गया भाई। यहां से ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया है? 250 मीटर। देखा, तेरा ध्यान भटक गया। ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया पूछ रहा हूं, डिस्टेंस। क्या हुआ भाई? ओके ओके, ठीक है, कोई लोड नहीं। तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ, मतलब ए से लेकर बी तक, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सीटी मार रहा है बे? अरे कौन है तेरी? तो mgh पे एच पूरा नहीं है, h/2, क्योंकि आधा है ना, ये h/2 है इतना। चल भाई चल, मास। उसने जी को 10 लेने को बोला है, 9.8 लेने को बोला है, कुछ बोला है क्या? सर ये लोग आजकल बोलते नहीं है कुछ। चलो भाई आंसर वाले। -5 + 2 -3, 3.35 इंटू 9.8 इंटू 2.5। मैं ही कर लूं? सर आप ही कर लो ना। कहा? पता नहीं आप लोग पता नहीं इंग्लिश में क्या बना रहे हो। 82.07 इंटू 10⁻⁻3। 82.07 इंटू 10⁻⁻3। तो ఒకటి రెండు మూడు, तो W1 0.08207 लिख दो? नहीं चलेगा, बहुत हो गया यार, कितना खींचे। बराबर, देख लो। ये वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ए से बी तक ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ था? नीचे। अच्छा, बी से सी तक किस तरफ होगा? नीचे ही होगा। इट वॉज अ स्टूपिड क्वेश्चन। और कितना होगा? सेम ही होगा। ऐसा हमारा ये भी एक और स्टूपिड क्वेश्चन। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग सेकंड हाफ फ्रॉम बी टू सी भी इतना ही होगा। डू यू एग्री? mg into h/2। इज दिस एग्रीएबल? टू जस्ट कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं क्या क्या उड़ा दूं? ये उड़ा देता हूं मैं, अब इसकी जरूरत ना आए मुझे। सो ये मैं हमेशा ना डायग्राम को भी उड़ा देता हूं। कमीनापन है ये, कमीनापन सर।
हाँ जी, ड्यूरिंग सेकेंड हाफ फ्रॉम बी टू सी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वही वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी सेम ऑफ कोर्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ना एम चेंज हो रहा है, ना जी चेंज हो रहा है, ना हाइट चेंज हो रही है, सेम ही है, ये भी 250, ये भी 250 ही है। सो कितना है 0.082 082 बराबर। अब मैं सुपरस्टार को ले आऊंगा, कौन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ए से लेकर सी तक, ए इनिशियल पोजीशन, बी फाइनल, सी फाइनल। तो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ए टू सी? इजंट इट हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी जीरो स्क्वायर, बराबर। सो मैं कहा ये उड़ा दूं, ये मास रखता हूं मैं क्योंकि मुझे मास चाहिए। मास ऑफ रेन ड्रॉप में किसी को कोई शक? ओके, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पूरे उसमें फ्रॉम ए टू सी। सो लेट्स मूव दिस, लेट्स रॉक एंड रोल। Kinetic energy at C minus kinetic energy at A. You don't mind if I move it a little fast? A पे वेलोसिटी कितनी? 0, लगा डाला, चल। हाफ मास, यन्ना मास इनटू वेलोसिटी 10 का स्क्वायर 100, सो 3.35 by 2 1.675 इंटू 10⁻⁻3। तो भाई कितना आंसर डेल्टा के 0.001675 जूल। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी हासिल है? है सर, क्या कहता है? माय गॉड, दिव्या चूरण खा के बैठा, धपा धप। क्या बात है दिव्या लाल, तो क्या खाया सुबह आज? पढ़ा? अच्छा चलो, ग्रेविटी के अंडर में ही पढ़ा या? ओके, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, बाबूजी ध्यान दे रहे हो बाबूजी, डेल्टा के इज टोटल वर्क डन। और भाई टोटल वर्क डन जो है उसमें कौन से भाग होंगे? भाई ए से बी तक का वर्क डन, बी से सी तक का वर्क डन, एंड पता नहीं कुछ और, पता नहीं, हमने मालूम नहीं है, कचू मालूम ना है मुझे। मैं डालूंगा, हिलाऊंगा, फिर देखूंगा क्या निकलता है ना। आप लोग रेडी हो डालने के लिए, हिलाने के लिए? आ जाओ, एकदम ओपन है। W1 यहां पे था, काट डाला उसको। सेम ही, एकदम सेम है, कोई चेंज नहीं है। कुछ तो चेंज होगा, माइन्यूट। कौन चिल्ला रहा है? किसके घर पे बीवी बच्चे चिल्ला रहे? 82 and 82 64 0 पॉइंट। कौन था गधा जो कह रहा था सेम है? दिव्या लालिया? वो नहीं सर, W1 और W2 सेम है। वाह कमाल है, अभी पलट गया साला। सर -0.162 0.001675 0.1623 देखो तो। -0.1623 जूल आंसर दिखाई दे रहा है? यस सर। किधर तक लिखा है? 0.162 तक लिखा है या 1623 तक खींचा है? सर 0.163 लिखा है। 163 163 कर दिया है क्या है? मतलब हो सकता है उन्होंने जी को यहाँ 10 लिया हो, ये हो सकता है। हमने जो 9.8 लिया था उसकी जगह उन्होंने 10 लिया, बट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जी को 10 लेने को बोला है क्या? ऐसा बोला नहीं है, इसलिए
कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सही है आपका, बरोबर है। इज दिस अग्रीएबल? ओके, जी वो डिफरेंस कर देता है। ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, तू ये आंसर लिखेगा ना तो भी करेक्ट ही है, यू आर टेक्निकली करेक्ट, कोई तेरा एक मार्क नहीं काट सकता। हाँ, अगर उन्होंने कुछ बोला नहीं है और तूने बोले बगैर जी को 10 ले लिया है तो तेरे आंसर में फर्क आया तो काट डालेंगे वो लोग। यहां पे उन्होंने बोला नहीं है तो हम जी को 9.8 ही लिए जैसा लेते हैं। उन्होंने जी को 10 लिया, वो उनका इशू है यार, वो अपना इशू नहीं है। अगर वो चाहते थे कि जी को 10 लेना है तो लिख देते टेक जी एस 10, हम ले लेते ना, लेने ही तो बैठे हम है। ओके, ये उड़ा देता हूं मैं, कोई दिक्कत इसमें, कोई शक? सर इसमें लास्ट इंक्रीमेंट लिखनी पड़ेगी ना, नेगेटिव से। वो तो तू नहीं लिखेगा, हाँ सर लिख दूंगा। लास्ट वाले पे मैंने लिखा था तो इस बार तू नहीं लिखेगा भाई लिखना जरूर, नहीं तो दिव्या नाराज हो जाएगा। दिव्या टेस्ट भेज दी? हाँ सर। वेरी गुड। तू और निर्जर पहले भेजने वालों में से हो। निर्जर ने भेजी? 11 से 12 का टाइम होता है। वेरी गुड, सर 50। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप लोगों का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। पहली टेस्ट से लेकर अब तक दिव्या और निर्जर ही पहले टेस्ट भेजते हैं। पहला कभी कभी दिव्या होता है, कभी निर्जर होता है, पर ऐसा होता ही रहता है। तो अच्छा है भाई, आप लोग भी जैसे दिव्या कहता है टाइम टेबल शेड्यूल, हमेशा मैंने भी यही कहा, आप भी वही करो, एक टाइम नक्की कर लो, उसी टाइम में टेस्ट दे दो, मैटर क्लोज करो। हम भी लास्ट न्यूमेरिकल करके मैटर क्लोज करना चाह रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 15, आखिरी पड़ाव आज का। सॉरी, 5 वाला भी बोला था इलस्ट्रेशन। कितनी बार 5 वाला करवाएगा तू मुझसे? वो औरत जो धक्का मार रही थी वो है 5 वाला। अच्छा हाँ सॉरी। देखा, ये बादाम खाया कर, भूल जाता है बेचारा। पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 10⁻³ नहीं 30 मीटर क्यूब है, कहां 10⁻³ कर रहा हूं, 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट। ओ वाओ, 15 मिनट, 15 मिनट इज हाउ मेनी सेकंड? 15 इंटू 60 बाय, ओ बाय वाले क्या बाय, 15 इंटू नहीं, एफिशिएंसी 30%। एफिशिएंसी का आइडिया पहली बार आप देख रहे, इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड कितना है। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ओके, समझ में आया आपको क्या सीन है? ये ग्राउंड फ्लोर है और यहां से ये टंकी है जिसका वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब, और ये कितनी ऊपर है? 40 मीटर। यहां से मोटर एक जो पानी को ऊपर चढ़ाता है, बरोबर। ओके, सबसे पहली बात, ग्रेविटी किस तरफ होता है श्रीमान? नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जी, और मुझे ऊपर तक ले जाना है। कितना वर्क करना पड़ेगा? mgh, mgh। ओके, सबसे पहला मास ऑफ वाटर। डू यू नो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम? डेंसिटी टू वॉल्यूम। पानी का डेंसिटी 10⁻³ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब की टंकी है ना, सो मास इज 3 इंटू 10⁻⁴ kg। ओके, वर्क मतलब रिक्वायर्ड टू बी डन टू सेंड वाटर अप। मेरा फेवरेट mg चिटिंग टोंटिंग। So power required, power. Do you know power is work upon time? वर्क करना पड़ता है, यस सर। My God. तो आओ राजा, चलो भाई जल्दी जल्दी बजाओ बाजा। 3 इंटू 10⁻⁴। भाई जी को 10 लेने को कही है तुमसे? क्या कम बखत मारे कभी नहीं कहते। जी बहुत है ना। और टाइम कितना है? 900 सेकेंड। एनीबडी डूइंग दिस?
आप चाहो तो 10 ले सकते हो यार, बिग डील। सॉरी, 1.306. फाइनल आंसर 3 इंटू 9.8 इंटू 4 डिवाइड बाय 9, Yes, sir. 3 3 9 एंड 1 10.306 नहीं 1.306, 13.06 into 10 raised to 3. तो 1.3 इंटू 10 रेस टू 4 ना, 4 वॉट। मुझे इतना पावर तो चाहिए ही, इतना पावर तो चाहिए ही। अब मोटर का एफिशिएंसी, अच्छा आपको पता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी डिनोटेड एज ईटा इज आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100, अगर परसेंट में चाहिए तो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आपने 10 रोटी खाई है, 10 रोटी खाई और उसमें से 4 रोटी का काम किया, तो आपका शरीर जो है मोटर, उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई, कितना आउटपुट दिया आपने 4 रोटी का, कितना इनपुट डाला, 10 रोटी दबा दिया आपने, तो 4/10 इंटू 100 आपकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 40%। 40%। बरोबर है। सो उसी तरह हमको आउटपुट पावर कितना चाहिए, 1.3 इंटू 10 रेज टू 4, तो कितना इनपुट होना पड़ेगा तब जाके ये 1.3 निकलेगा। सो एफिशिएंसी कितना टोका है, 30 टोका इज आउटपुट पावर। इसको पीओ कहते हैं, आउटपुट पावर पीओ, इनपुट पावर पीआई। मुझे पीआई चाहिए, पीआई इज नॉट पुलिस इंस्पेक्टर है। 30 एंड दिस इज 100। चल बेटा 1.3 इंटू 10 रेज टू 4 into 10 by 3. Anybody doing this? Point 43 into 10 raised to 5 है ना, so that is 4.3 into 10 raised to 4 watt. Is someone checking? किलोवाट में, yes sir. 43 into 10 raised to 3, 43 किलोवाट है आंसर, 43 किलोवाट। Yes, sir. क्या बात है, सर मैंने आंसर चेक नहीं किया था। कमाल है। तो कैसे बोल रहा है किलोवाट में, उससे बोला है किलोवाट में देना, तेरी तो साढ़े, तू मरेगा एक दिन जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गया। मतलब तुम्हारा मोटर 43 किलोवाट का जब होगा तब वो निकालेगा पावर कितना, 13 किलोवाट। बात समझ में आई? क्योंकि ये 43 किलोवाट का मोटर है पर उसमें से 30% ही देता है अपने को, तो 13 किलोवाट लाने के लिए तुम्हारे मोटर को होना चाहिए पावर 43 किलोवाट का। फेयर इनफ। सो इस तरह जब काम होगा तो ये मोटर इस तरह चलेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन था एफिशिएंसी का, बहुत बार आएगा अब तो। ओके, तो मेरे हिसाब से मुझे जो न्यूमेरिकल्स कराने थे आपको वर्क एनर्जी वगैरह के, वो मैं करा चुका हूं। आई थिंक एक न्यूमेरिकल एक और ले लूं, क्या बोलो? सर हाँ। पर वो एफिशिएंसी वाला समझा दो ना सर। सॉरी एफिशिएंसी वाला थोड़ा बहुत सी। बेटा, एक न्यूमेरिकल में अगर तेरे को पूरी कायनात समझ में आ जाएगी तो फिर दूसरे न्यूमेरिकल की जरूरत ही नहीं है। मैं तेरे को ऐसे कुछ न्यूमेरिकल असाइनमेंट में दूंगा ना, तो ट्राई करियो, है ना। हम फिलहाल टेक्स्ट बुक के जो उठाने चाहते हैं वो तो उठा लें। ओके, हाँ, मैं एक और कराना चाह रहा हूं, मैं 6.23 कराना चाहता हूं। आई थिंक दैट विल बी द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द डे, तो इसको उड़ा दो। ओके, तो लास्ट वाला 6.23 आसान सा है, एकदम आसान सा। आई एम श्योर यू आर लुकिंग। ओके, क्या कहते हैं 6.23? इट सेज अ फैमिली यूजेस 8 किलोवाट ऑफ पावर, मतलब 8 किलोवाट, दैट मींस 8000 वाट यूज करता है। ओके, डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस
at a rate of 200 watt per meter square. So energy, solar energy incident on 1 meter square area is 200 watt. Okay, इसमें से 20% एनर्जी इज कन्वर्टेड टू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम 1 मीटर स्क्वायर एरिया. अब इसमें से सिर्फ 20% कन्वर्ट हो रही है. सो 20% ऑफ 200 वॉट मतलब 200 जूल है. मिस्टेक मार गया, नहीं वॉट ही है ना. हाँ वॉट ही है, मतलब जूल पर सेकेंड ऑफ कोर्स. तो हाउ मच इज 20% ऑफ 200? Isn't it 0.2 of 200? Isn't that 40 watt? मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से 40 वाट मिल रहा है, तो कितना एरिया चाहिए 8000 वाट के लिए? सो फ्रॉम 1 मीटर स्क्वायर एरिया वी गेट 40 वाट. सो फ्रॉम हाउ मच एरिया we get 8000 watt. Let us call it A. So area required, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है. 1 into 8000 डिवाइड बाय 40 कितना हुआ? 200 sir, 200. सो 200 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए इतना पावर बनाने के लिए. एंड कंपेयर दिस एरिया टू द रूफ ऑफ अ टिपिकल हाउस. भाई द एरिया, तुम्हारी छत का एरिया कितना है? द एरिया ऑफ द रूफ ऑफ अ टिपिकल इंडियन हाउस इज करीबन कभी कभी 10 मीटर बाई 20 मीटर ऐसा कुछ होता है, या 15 मीटर बाई 20 मीटर ऐसा कुछ हो सकता है. सो इट्स लाइकली 20 मीटर बाई 10 मीटर और 20 मीटर बाई 15 मीटर, दैट इज 200 मीटर स्क्वायर और 300 मीटर स्क्वायर. तो टिपिकली इतना होता है. इसलिए तो सबके घरों पे आजकल देखा है सोलर पैनल लगे हुए हैं. सोलर पैनल इसी तरह काम करते हैं. एंड इसी तरह आपके छत पे अगर सोलर पैनल लगाया हुआ है तो आपको एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता जाएगा और आपका घर का रिक्वायरमेंट काम हो सकता है इससे. ओके, ये फ्यूचर के लिए काफी अच्छा आइडिया होता है. लोग काफी सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवाइए. और अगर चाहिए तो बिजली का उत्पादन आप खुद कर सकते हैं. इस काम के साथ, इस अच्छी बात के साथ आई थिंक हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. एक बार इंडियन होम वाला समझा दो सर, कैसे अंदाज दे लिया? बेटा तेरे घर पे छत है यस सर. ऑब्वियसली, तो ऊपर जाएगा छत पे तो तेरे घर की छत का मेजरमेंट कितना होता है? करीबन 30 फुट बाय 20 फुट जैसा, यस सर. या 40 फुट बाय 15 फुट, 20 फुट, 25 फुट ऐसा. यस सर. तो एस्टिमेशन करना पड़ेगा. तो कोई वहां पे यहां पे अपना कॉलर नहीं पकड़ लिया कि कितना है बता, नहीं तो गोली मार देंगे, ऐसा तो है नहीं. तो नॉर्मली इंडियन घर का छत का एरिया करीबन 20 मीटर बाय 10 मीटर या 25 मीटर बाय 10 मीटर ऐसा कुछ हो सकता है. तो इतना एरिया जो चाहिए. अब इसलिए यहाँ पे 2000 मीटर स्क्वायर होता आंसर, तो अपने को सोचना पड़ जाता कि भाई 2000 मीटर स्क्वायर तो अपना पॉसिबल नहीं है ना. अपने घर की छत क्या 2000 मीटर स्क्वायर हो सकती है ना? हाँ सर. तो अपने ये लगाने का कोई मतलब नहीं है. पर 200 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए, मेरे छत पे हो जाएगा. तुम इस तरह एस्टिमेट करते हो. हाँ, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब हम 20% ही यूज करते हैं वो. तुम्हारा कन्वर्जन रेशियो ही उतना होता है. तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तुम्हारा सोलर आया, वो सपोज 100 जूल आया, तो 100 में से कोई 100 का 100 इलेक्ट्रिकल उत्पादन नहीं होगा. कन्वर्जन रेशियो 15%, 20%, और उसमें भी नया हो तब 20% होता है. जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसका रेशियो घटता जाता है. यस सर. 10% और फिर कम ज्यादा.
सो इनिशियल ईयर्स में अच्छा होता है, फिर धीरे धीरे तुम्हारे बाइक जैसा है, कोई भी चीज जैसा, यू नो, टाइम के साथ वो चीज घिसती जाएगी। सो इट्स लाइक दैट, पर काफी काफी काम कर जाएगा ये। दैट इज द इंपॉर्टेंट आइडिया। काफी तुम्हारे लिए एनर्जी उत्पादन कर जाता है अगर आपके छत पे लाइव सूरज की एनर्जी पड़ती है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इज दिस राइट नाउ। यस सर। और ठंडी के टाइम पे तो आप एनर्जी प्लस में चलते हैं। जिन लोगों के पास सोलर पैनल्स है, मैंने बात की उनसे, वो ठंडी के टाइम में तो प्लस में चलते हैं, क्योंकि ठंडी के टाइम में ना एसी चलता है ना पंखा चलता है खास, तो तुम बिजली बना रहे हो और दे रहे हो, अच्छा रहता है। बारिश में बंबू होता है थोड़ा, क्योंकि ढका हुआ आसमान होता है, ब्रेक इवन जैसा हो जाता है शायद, बरोबर, तो इस तरह होता है। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातों के साथ हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। देखते रहिए और काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉकिंग, यस एब्सोल्युटली, बाय बाय।